अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों का हमारे चैनल अफरान एक्टर्स में। मेरे सब लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अच्छे बूढ़े भी होंगे। मैं आप लोगों का होस्ट कुदरत, मैं हुसैन अफरान। और आप लोगों के लिए वो कल हम लोग वीडियो लेकर आए थे, उसका एक पार्ट हम लोगों ने किया हुआ था। खान सर की जो वीडियो थी जो कि वाई इंडिया नॉट सपोर्ट इसराइल, तो इसकी दूसरा पार्ट है जो कि अब जो है मेरा कुछ तबीयत नासाज है। आप जो है उसका बिल्कुल रीजन बता रहे हैं कि इंडिया क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है इसराइल को। तो उसका जो मेन पार्ट है कि इंडिया क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है इस बार, मतलब इसराइल क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस पर वीडियो है, देखते वॉच करते वीडियो को। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे लाइक जरूर किया करें। अगर हमने सोशल फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो अस इंस्टाग्राम, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट कर दो। लेकिन ऐसी हमारी क्या मजबूरी है जो हम चाह के भी इजराइल का साथ नहीं दे सकते। इसको समझिए, देखिए हमें जनेवा कन्वेंशन को भी फॉलो करना है, इंटरनेशनल कोर्ट को भी देखना है, यूएन को भी देखना है। अब कई लोगों में क्या होता है ना, इजराइल फिलिस्तीन में झगड़ा हो रहा है ना, बस इन्हीं दो देश को देख रहे हैं कि ना हम इजराइल के साथ कुछ कर रहे हैं, हम फिलिस्तीन के साथ जो इन साथ कर रहे हैं, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भैया इसके अलावे भी दुनिया में अन्य देश हैं, डिप्लोमेटिक कूटनीतिक असर पड़ता है इसका भी। तो देखिए इजराइल के साथ हम क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि इजराइल वहाँ पर था नहीं, पहले फिलिस्तीन था। वहाँ यहूदी लोग रहते थे। देखिए यहूदी लोग के रहने का मतलब ये नहीं कि वहाँ देश हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कहीं भारतीय रहते हैं तो ऐसा नहीं कह सकते कि उस जगह को आप हिंदुस्तान घोषित कर देंगे। वहाँ यहूदी रहते थे। एक्चुअली में यहूदियों को ही नहीं पता था कि उनका देश कोई इजराइल हो सकता है। उन्होंने तो 48 में इसका कंसेप्ट लेके आए। जैसे पाकिस्तान कोई देश था क्या? नहीं था। अचानक द्विराष्ट्र की मांग उठी, जिन्ना आए, चौधरी रहमत अली आए, अलग अलग लोग आए। अचानक 1940 के बाद तूल पकड़ने लगा, एगो नया देश का उदय हो गया पाकिस्तान। कंसेप्ट पहले से नहीं था। उसी तरह इन लोग की एक विचारधारा थी कि हमें एक देश बनाना है, लेकिन इजराइल नहीं था, वहाँ यहूदी थे लोग यहाँ पर। तो एक्चुअली में बाई पेपर अगर देखेंगे तो फिलिस्तीन तो यहाँ पे पेपर के हिसाब से था। तो अगर हम इसको मान लेते हैं कि नहीं फिलिस्तीन की कब्जा की गई जमीन पर इजराइल का अधिकार है, तो इंटरनेशनल कोर्ट में हम फंस जाएंगे। और फंसाएगा ये हमारा ये चचा कहेगा कि जब कब्जा किया जमीन इजराइल का हो सकता है तो पीओके कब्जा किया हुआ पाकिस्तान का है तो ये हमारा हो गया। तो चाइना उधर से कहेगा कि अक्साई चीन हमारा है, हमारा हो गया। तो भारत के कुल क्षेत्र कश्मीर का 10% अक्साई चीन है, 30% पीओके है। अब इंटरनेशनल कोर्ट में हम लोग फंस जाएंगे लोग। इस हिसाब से अगर हमने समर्थन कर दिया इजराइल का तो जिंदगी में कभी भी हम लोग तिब्बत का समर्थन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर इंटरनेशनल कोर्ट और जनेवा वगैरह कन्वेंशन में हम लोग को चाइना फंसा देगा। कहेगा कि जब इजराइल ने कब्जा किया तो आपने उसका समर्थन किया क्योंकि वो आपका दोस्त था, और जब हमने तिब्बत पर कब्जा किया 1959 में तो आप हमारा क्यों विरोध कर रहे हैं? इसका मतलब आप फायदा देख के विरोध कर रहे हैं और घाटा देख के कर रहे हैं। आपका अपना कोई सिद्धांत नहीं है, तो हम इस हिसाब से फंस जाएंगे। इसके अलावे चाइना जो है वो दक्षिणी चीन सागर पे कब्जा करना चाहता है, तो भारत कभी भी इसका विरोध नहीं कर पाएगा इंटरनेशनल कोर्ट में, क्योंकि भारत खुद इजराइल का अगर समर्थन कर देता है कब्जा किए गए जमीन पर तो हम वहां पे फंस जाएंगे। दक्षिणी चीन सागर पूरी तरह से ले जाएगा, और यहाँ भी जमीन की लड़ाई नहीं। दक्षिणी चीन सागर के अंदर बहुत बड़े मात्रा में पेट्रोलियम है, और यहाँ पर चाइना जो है वो एक बहुत ही पुराना नक्शा को फॉलो करता है जिसका नाम है 9 डैश लाइन। तो चाइना कहता है 9 डैश लाइन के अंदर के सारे द्वीप हमारे हैं। तो यहाँ चाइना को बहुत फायदा हो जाएगा भारत के स्टैंड की वजह से, और जापान नाराज हो जाएगा हमसे क्योंकि इन द्वीपों पर जापान का भी इधर से विवाद चलता है। तो चाइना और ऑटोमेटिक कर लेगा। अब भारत को जापान बुलाएगा तो भारत वहां पे भी फंस चुका रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो हम इजराइल का साथ नहीं देते हैं वो है यूएनओ। यूएनओ में हमें सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता चाहिए ताकि हमें भी वीटो पावर मिल सके। चाइना, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस की तरह जिन्हें 5 देशों के पास अस्थायी सदस्य हैं, जिन्हें वीटो पावर है कि वो किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं, हमारे पास नहीं है। तो हम ये प्रस्ताव को चाहते हैं, लेकिन ये हमें कब मिलेगा? जब यूएनओ के 193 देश में से 2/3 लोग हमारे साथ हो। 2/3 का मतलब कम से कम 130 लोग हमारे साथ हो सकते हैं। अब देखिए हमें इन 130 लोगों का समर्थन जुटाना है। तो अगर हम इजराइल को खुश रखेंगे तो हमसे जो इस्लामिक कॉर्पोरेशन के 57 देश हैं वो हमसे खिलाफ निकल जाएंगे। तो 193 में से अगर 57 निकल गए तो टोटल बच गए सब 136, क्योंकि अगर ये OIC वाले अगर अलग हो गए तो केवल बच गए 136। तो क्या लगता है कि दुनिया के 136 देश में से 130 हमको दे ही देंगे सब? तो यही सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन भारत इन सारी चीज़ों को इजराइल को समझाता है कि देख भैया हमसे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। भारत के लोग इजराइल को फेवर करते हैं, सेना इजराइल का बहुत हथियार यूज करती है, हमारी विदेश नीतियाँ होती है, लेकिन हमने हर एक बात इजराइल के सामने अवगत कराया कि भैया हम कूटनीतिक रूप से फंसे हुए हैं, हम डायरेक्टली खुल के तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। और भी बहुत से वजह
वजह है। व्यापार को देखिए, अगर हम इजराइल के व्यापार को देखें, ओवरऑल देखना चाहिए रिलेशन। ऐसा नहीं है कि इजराइल ने ही हमें सब कुछ हथियार दिया है, भैया इजराइल से ज़्यादा हमारे लिए फ्रांस ने राफाल दिया है, रूस ने दिया है, ऐसा नहीं। अभी अमेरिका उससे ज़्यादा भी हमारे पास आ रहा है। लेकिन अगर आप व्यापार देखेंगे तो इजराइल के साथ इंडिया का टोटल व्यापार का केवल 1% व्यापार होता है, जबकि अरब देशों के साथ हमारा 18% का होता है। तो 1% को खुश रखने के लिए हम 18% गंवा दे, ऐसा तो कोई बेवकूफ़ी भारत में अभी भी कोई करने वाला नहीं है। इजराइल से हमें हथियार मिलते हैं, जरूरी है, बात अलग है, हमें कहीं और से भी मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि इजराइल हमें हथियार नहीं देगा, इजराइल भी हमारी मजबूरी समझता है। लेकिन अगर अरब देश को देखेंगे तो फिर पेट्रोलियम हमारा चल जाएगा, व्यापार चल जाएगा चौपट, क्योंकि उनको कुछ बनाने आता नहीं है, सीधे भारत से खरीदते हैं। साथ ही हम लोग को वहाँ पे 55 लाख लोगों को वहाँ पे रोजगार मिला है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। इतनी बड़ी चीजों को हम दाव पे नहीं लगाएंगे, इसलिए भारत खुलकर इजराइल के साथ नहीं आ रहा है। एक और स्ट्रेटेजिक महत्व है कि भारत अगर मुस्लिम देशों के साथ अच्छा संबंध बना के रखता है तो मुस्लिम देश इस बवासीर का साथ नहीं देते हैं। अक्सर अभी आप देखे होंगे कि अरब वगैरह देश ने इनको लोन नहीं दिया, लोन का पैसा वापस मांगने लगा है, तो ये भारत का दबाव है जो काम कर रहा है। वरना ये लोग अगर पाकिस्तान के फेवर में चले जाएंगे तो इनको संजीवनी बूटी मिल जाएगा, क्योंकि ये अगर कचड़ा भी दे दे तो इनके लिए वो जन्नत हो जाएगा। ये लोग अपना डेवलपमेंट कर जाएगा और पाकिस्तान की फौज को हथियार मिल जाएगा उन्हीं पैसों से। तो हमारे दबाव की वजह से हम लोग इन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जो देश हैं इन्हें हम कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं फिलिस्तीन के मुद्दे पर, लेकिन आप भी हमारे आंतरिक मामले को। तो ये लोग भी कहते हैं कि जब भारत कश्मीर के मुद्दे पे आप देखिए इन्होंने सीधे पल्ला झाड़ दिया कि तो गया था यहाँ का प्रधानमंत्री गए थे वहाँ तो पानी उन्हीं के लिए भी नहीं। साथ ही हमें अपने पड़ोसी देश चाइना को भी देखना है। चाइना क्या चाहता है? चाइना चाह रहा है कि वो अपने यहाँ वीगर मुसलमानों पर जुल्म करता है। तो इस वजह से एशिया में जो मुस्लिम देश हैं वो भारत को एक अच्छे नज़र से देखते हैं। तो चाइना इस चीज़ को सुधार करने के लिए मुस्लिम देशों को खुश करना चाहता है और इसी को खुश करने के लिए वो इजराइल पर दबाव बना रहा है, जबकि दुनिया के किसी का भी दबाव इजराइल पर काम नहीं करेगा। तो भारत को चाइना को भी काउंटर करना है, क्योंकि चाइना जो है वीगर मुसलमानों पर जुल्म करता है, अमेरिका वो मुद्दा उठा देता है। अभी क्या है कि अमेरिका के इशारे पर फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है तो चाइना ये मुद्दा उठा रहा है। तो भैया ऐसा ना हो कि इजराइल के चक्कर में चाइना जो है मुस्लिम देशों के साथ हीरो बन जाए, तो फिर हम लोग तो एशिया में पीछे रह जाएंगे। रही बात इजराइल की समर्थन करने की, तो हम इजराइल का समर्थन करें कैसे? उसको समर्थन की ज़रूरत है हमारे, किस चीज़ में हम इजराइल से आगे हैं? थोड़ा सा आप खुद से सोच के देखिए, क्या हमारी वैक्सीनेशन इजराइल से पहले, सबसे पहले कोरोना पहले से? क्या हम टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल से आगे हैं? जो उसको टेक्नोलॉजी देंगे ले लो हम लोग तो इजराइल के यहाँ से कृषि सीख क्या है, ड्रॉप फार्मिंग, जैविक कृषि। क्या हमारे पास आयरन डोम है, हमारे पास बहुत उन्नत किस्म के जहाज है। हम इजराइल को चाह के भी क्या दे सकते हैं? आप बताइए। खूब से खूब देंगे तो मंच से बोल देंगे मोदी जी हम इजराइल के साथ हैं। इसका कितना बड़ा कीमत चुकाना पड़ गया आपको बता दिए। देखिए, एक आम आदमी को बहस करना बहुत इजी होता है कि हम इजराइल के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन जब आप यूपीएससी के मेंस लिखने बैठिएगा और अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटी है तो पॉलिटी के साथ साथ आपको इंटरनेशनल रिलेशन रखना ही पड़ेगा। फिर वहाँ आपको हर एस्पेक्ट्स में जवाब देने पड़ेंगे कि इसका हमारा तुर्की के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को देख के रखना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। अभी इंडिया में कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के दबाव में आके भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये गलत है। देखिए कैसे बताते हैं आपको, 2 एग्जाम्पल देते हैं। मुसलमानों का भारत सरकार पर कोई दबाव नहीं बन पाता है, क्योंकि अगर दबाव बनता तो जितना चिल्लाया था इन लोगों ने सीएए को लेकर, भयानक रैली हुई थी हिंदुस्तान के कोना कोना तक लेके, शाहीन बाग का मामला था, दिल्ली में दंगे फसाद तक हो गए थे। क्या सरकार सीएए वापस ले ली, एनआरसी ले ली? नहीं ले ली। ये दिखाता है कि इनका दबाव, मुसलमान लोग का दबाव नहीं काम करता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं इंटरनेशनल पे तो दबाव काम करता है, ये भी गलत है। दूसरे एग्जाम्पल से समझिए, इजराइल का जो वर्तमान विवाद चल रहा है ये विवाद जमीन के लिए है, मेनली धर्म के लिए नहीं है। इसे जानबूझ के धर्म से जोड़ा जा रहा है, जबकि वो केवल जमीन की लड़ाई। लेकिन जो फ्रांस के साथ हो रहा है वो तो केवल और केवल धार्मिक मामला है कि मोहम्मद साहब के जो कार्टून बनाया उस वजह से पूरा दुनिया फ्रांस, मुस्लिम देश फ्रांस के खिलाफ हो गए। तो उस समय अगर भारत पे अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं भारत मुसलमानों के दबाव में आ गया, तो उस समय अगर दबाव में आया तो उस समय भी अभी भी दबाव है। लेकिन भारत सरकार ने वहाँ पर फोन तक किया
फ्रांस को कि हम आपके साथ खड़े हैं। काउंटर पार्ट यहाँ पे रक्षा मंत्री से लेकर सबकी बात हुई, तो यहाँ कहाँ इनका दबाव काम किया? वहाँ इजराइल के साथ किसी का दबाव नहीं है। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भारत में कोई जाति, कोई धर्म विशेष के लोग हमारी विदेश नीतियों को इस तरह से प्रभावित कर देंगे। ये ऐसे आप भाई, अब जहाँ कुछ बोलने का मन कर रहा है तो कुछ बोल दीजिए, वो अलग मैटर होता है। लेकिन एक डिप्लोमेटिक तरीके से जिसे विश्व पर आपको पटल पर रखना है, एक तो पढ़ा लिखा लोग का अंश थोड़ा अलग होना चाहिए। आप फिलिस्तीनियों की भावना को समझिए, उनके साथ क्या बीत रहा है। वो 100% पे थे 1947 से पहले, अभी 12% से भी नीचे घट गए हैं। ये जो डाक चेयर रही है ना, ये बहुत खतरनाक है बुढ़िया। इस ससुरी सब क्या क्या लंदन में बैठ के करते हैं सर, आप थोड़ा समझिए। हम अखंड भारत थे, म्यांमार से शुरू होकर अफगानिस्तान तक जाते थे। इन लोगों ने जो बहुत होशियार बन रहा है सर, अभी तो इंग्लैंड का नाम ही नहीं आ रहा है, शांति से बैठा है लंदन ब्रिज पे बैठ के सोच रहा समुद्र के किनारे। क्या क्या तांडव मचा के गए सर, पूरी एशिया की बर्बादी इन्हीं सब की देन है। 1876 में अफगानिस्तान अलग कर दिए सब हमसे, 1904 में नेपाल तोड़ दिया सब, 1906 में भूटान तोड़ दिया सब, 1907 में तिब्बत तोड़ दिया सब। शंकर जी का जो कैलाश पर्वत मानसरोवर चल गया, तिब्बत में चाइना कब्जा कर लिया। का शंकर जी उधर थोड़े थे, हमारे अखंड भारत में थे वहाँ पे। 1935 में श्रीलंका तोड़ दिया सब, 35 के नियम के तहत ही 37 में म्यांमार को तोड़ दिया सब, 47 में पाकिस्तान चल गया, 1972 में बांग्लादेश हो गया। हम लोग सिमट के रह गए। तो जो सेंटिमेंट्स हमारे साथ है वही इनके साथ है। हम हिंदुस्तानी नहीं चाहते हैं कि हमारा अखंड भारत हो जाए, तो वही है। इस ससुरे लोग पर्दा के पीछे देखिए, इन लोग का एक ही उद्देश्य है, दुनिया में अशांति रहो। जब तक मार होगा तब तक दबंग लोग की बहुत भलाई होगी। इन लोग का हथियार बिकेगा, आपस में लड़ा जड़ा के वो कहेगा कि तू अमेरिका के फेवर में चल जाएगा, ब्रिटेन के फेवर में चल जाएगा, दोनों में बंदरबाट हो जाएगा। यहाँ फिलिस्तीन की भी बहुत बड़ी गलती है। देखिए, फिलिस्तीन वाले लोगों ने अपनी जमीन यहूदियों को बेची थी, तो भैया जब बेचे थे तो अभी का लात नहीं खाओगे वहाँ पे। दूसरा हमास जो है इंटरनेशनल, देखिए इजराइल कभी भी डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, लेकिन इजराइल बहुत होशियार है। ऐसा जगह पहुंचेगा कि आप उद्विदा का हमला करेंगे, जहां हमला करेंगे हमास, तो ऐसा पूछेगा कि पानी नहीं मांगेंगे। देख रहे हैं ना, दौड़ा दौड़ा मार रहा है। अल जजीरा का बिल्डिंग उड़ा दिया, वहां पे तो एक होटल था उसको उड़ा दिया, वहां पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स को तहस नहस कर दिया। और ये अच्छे से मारता है, डर पैदा कर करके मारता है। इसका काम क्या है, आपको उकसाएगा, यहाँ पर फिलिस्तीन के लोगों को उकसाएगा, और हमला करने से पहले ना बोल देता है कि हम 2 घंटा बाद हमला करेंगे। अब जरा आप अपने दिमाग से सोचिए, अगर कह दीजिएगा कि हम इस बिल्डिंग में 2 घंटे बाद हमला करेंगे, बाकी लोग खाली हो जाओ, तो क्या हमास के आतंकवादी बैठेंगे? अरे यार तुम लोग जाओ, लोग हमको मरने दो, 2 घंटा बाद मिसाइल गिरेंगे। अरे वो भी भाग जाते हैं, सब भाग जाते हैं सब। खुद अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ये मामला लंबा चले ताकि अरब देश हमसे दहशत में रहे यहाँ पे। लेकिन इन लोग को क्या समझ में आता है? इन लोगों ने जो यूएनओ की बात को इग्नोर किया था, यूएनओ इन लोग को यहाँ पर जमीन दिया था 1947 में, इन लोग को जमीन दिया था, लेकिन इन लोग को लगा कि ना हमारा पूरा फिलिस्तीन चाहिए, ले लो पूरा फिलिस्तीनियों से भगा देगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है, इंसानियत कहाँ गई? भैया इंसानियत अफगानिस्तान में कहाँ गई थी, जहाँ महात्मा बुद्ध की इतनी बड़ी मूर्ति को तोड़कर तालिबान वालों ने खाली कर दिया था, वहाँ इंसानियत नहीं दिखा था। लोग कह रहे हैं कि इजराइल के हमले में मासूम लोगों की भी जान जा रही है। 9/11 का जब हमला अमेरिका में हुआ था ना, तो इस बिल्डिंग में ड्यूटी कर रहे बेचारे लोगों की कोई गलती नहीं थी, उन लोगों की भी यहाँ पे कोई गलती नहीं थी। और जो लोग कहते हैं मासूम जल रहे हैं, जब हमास रॉकेट मारता है ना, तो उसके रॉकेट में कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं रहता है, कहाँ जाके गिरेगा ये हमास को भी नहीं पता है। और अगर आयरन डोम इजराइल के पास नहीं रहता ना, तो इजराइल आज के समय में उसकी जनसंख्या आधी कर दिए रहते सब ये हमास वाले। तो अजीब बात करते हैं, युद्ध में इंसानियत देखेंगे। बहुत इंसानियत देखना है तो बोलिए ना अजरबैजान को कि नागोर्नो कराबाख से वापस आ जाए। अभी हाथ छोड़िए ना, नागोर्नो कराबाख को जीतने के बाद अभी और ये आर्मेनिया का जगह कब्जा कर लिया है, तो यहाँ तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अजरबैजान आपके ग्रुप का है। तो आप एक स्टैंड पे रहिए। अगर इंसानियत देखना है तो केवल फिलिस्तीन में नहीं, पूरी दुनिया में देखिए, और नहीं देखना है तो फिर आप भी कुछ आइए। और इजराइल जो है विरोधी लोग को तो उठने ही नहीं देता है। फिलिस्तीन का 2 हिस्सा यहाँ पर जो है गाजा पट्टी, ये है वेस्टर्न बैंक। वेस्टर्न बैंक में तो शांति रहती है, यहाँ युद्ध वगैरह नहीं होता, ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से मतलब पॉलिटिकली मांग करते हैं। यहाँ पर हमास है, बहुत खतरनाक आतंकवादी संगठन। और सीरिया में यहाँ गोलान की पहाड़ियां हैं। इस सीरिया की इस गोलान पहाड़ी के पास फिलिस्तीनियन इस्लामिक जिहाद नाम का एक आतंकवादी संगठन, इस ससुरा आजकल इधर से बम मार रहा था, और ये हमास वाले इधर से मार रहे थे सब। इजराइल को ये सब खिलौना समझा था सर। इजराइल मारा, इसको भी उधिया दिया, और इजराइल मारा, इसको भी उधिया दिया। इजराइल ने दोनों ओर से उधिया के साफ कर दिया। अब बेंयामीन नेतन्याहू कह रहे हैं कि अभी ये धोआई अभी लंबा चलने वाला है। अब भाई फिलिस्तीन और इजराइल का मामला समझ में आ गया। इसमें मेन समस्या ये है कि फिलिस्तीन में जो लोग मार करना चाहते हैं, उनका कहना है कि पूरा इजराइल मिटा के हम फिलिस्तीन लेंगे, जो भी गलत बात है।
और इजराइल में भी जो बहुत ज़्यादा मतलब उग्र विचारधारा के लोग हैं, उनका कहना है कि नहीं पूरा फिलिस्तीन मिटा के हम पूरा इजराइल बनाएंगे। दोनों गलत है। भारत की जो प्रस्ताव है वो सही है कि हम 2 राष्ट्रों की मांग करते हैं। हमारे मोदी जी भी ऐसे बेवकूफ़ नहीं है जो ऐसे कह देंगे इजराइल का साथ छोड़ देंगे। तो आप समझिए, हमारी सरकार जो डिसीजन लेती है सोच समझ के लेती है। आप समझे होंगे कि हमारी क्या क्या मजबूरी है। हम अपनी 10 घाटा सह के किसी एक को नहीं खुश रख सकते। देहात में कहावत कहा जाता है, गज पाने के चक्कर में पूरा धान नहीं खो देना चाहिए। आपको कभी भी नज़दीक के फ़ायदा को नहीं देखना चाहिए, बल्कि दूर के घाटे से अवगत होना चाहिए। तो भारत सरकार इजराइल को खुश करके नज़दीक का फ़ायदा नहीं देख रही है, बल्कि दूर का घाटा से अवगत हो रही है। आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे की तरह सोचिए। आई होप आप इसे समझे होंगे। हमारा तो माथा चकरा गया ससुरा समझाते समझाते। क्या बताएं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जय हिंद। हो गया वीडियो फिनिश हो गई वीडियो, जो कि पहले जब हम वीडियो बनाई थी इसकी पहला पार्ट, इसको हम 2 पार्ट में बनाए थे, तो उस पे इतना रीज़न नहीं बताया था। उसमें तो मसला बताया था कि मसला क्या है, क्या होगा। लेकिन अब जो है अब पूरा रीजन बताया इंडिया का कि इंडिया क्यों इस्राइल को सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्या वजह है, क्या रीजन है। अच्छा, जिस तरह हमें सभी को पता है कि इंडिया में जो भी मतलब पेट्रोलियम आता है वो ईरान, सऊदी अरब वगैरह जो मिडल ईस्ट कंट्रीज है उन्हीं से आता है। एक तो यही रीजन हो सकता है क्योंकि ऊपर से OIC की जो 57 ममालिक इस्लामी उन्होंने UNO में इंडिया का साथ, हालांकि पाकिस्तान ने भी साथ दिया हुआ है। तो पाकिस्तान भी देगा ना, तो हाँ, नहीं वो दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। जब कश्मीर का मामला OIC में चला गया तो OIC वाले, मुझे याद है तकरीबन 2-3-4 महीने पहले ऐसा ही कुछ न्यूज आया था, उन्होंने कहा था आपका अपना मसला है, इसको जो है खुद ही सोल्व करो, मतलब OIC को मतलब नहीं बोलो। तो OIC ने मतलब इंडिया के साथ दिया हुआ तो लाजमी बात है ये, क्योंकि ये इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं जो कि हम हमारे कुछ लोग तो समझते ही नहीं है, तो डायरेक्ट किए जाते हैं वी स्टैंड इसराइल, वी स्टैंड फलस्तीन। लेकिन जो कंट्रीज होते हैं ना वो अपने मफाद देखते हैं, चाहे जो भी हो, चाहे मुस्लिम कंट्री हो या कोई गैर मुस्लिम हो या मतलब इंडिया हो या बाकी जो कंट्रीज हो, तो और कोई जो है अपना मफाद देखते हैं। तो इंडिया में भी मतलब ये ऐसा ही है कि इंडिया वाला कह रहे हैं कि एक कंट्री के लिए हम बाकी कंट्रीज को नहीं छोड़ सकते। कह रहे हैं कि ना कि अगर इंडिया ये कहता है कि बिल्कुल इसराइल को चाहिए कि सारा कब्जा करे, तो फिर पाकिस्तान वाले तो ये कहेंगे कि हमने जो POK जो है कब्जा किया ये बिल्कुल हमारा है। इंटरनेशनल जो बैंक, इंटरनेशनल जो कोर्ट है उधर भी बोलेंगे। और फिर तिब्बत वाले, चाइनीज वाले तिब्बत में मतलब जो उन्होंने कब्जा किया हो तो कहेंगे बिल्कुल हम तिब्बत। तो अभी एक समंदर गए कि मतलब वहाँ पे पेट्रोल, वो समंदर कब्जा करने वाले। तो यहाँ पे जो इंडिया का केस बहुत कमजोर जाएगा, जो कि उसकी इशू जो चल रहा है कश्मीर, मतलब तरह तिब्बत जो है, कश्मीर है, जो थोड़ा वो कश्मीर जो चाइना के पास है, तो वो कश्मीर है, दूसरा वो तिब्बत है, सारा जो है चाइना के पास 3 टुकड़ों पे। बाकी जो इंडिया के लोग हैं वो अरब ममालिक में बहुत ज्यादा मतलब 5 लाख काम भी करते हैं। 5 लाख तो उन्होंने बताया, मुझे तो बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा है। और इस तरह की इश्यूज है, तो इंडिया भी अपने फायदे के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं, तो ये होता है। और इन्होंने बहुत अच्छी डिमांड किया है कि दोनों को कंट्री देनी चाहिए, उसको भी, तो ये अच्छी है, बहुत अच्छी, मतलब उनको जो बिल्कुल दोनों को जो है आधा कंट्री, ये बिल्कुल अच्छी डिमांड है, बिल्कुल इसी तरह होना भी चाहिए। इसराइल को कोई जरूरत नहीं है कि वो पूरे फलस्तीन पे कब्जा करे, जिस तरह ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ है, बिल्कुल गलत किया हुआ है। जिस तरह UN ने पहले उनको अपनी जगह दिए हुए थे, उसी को कबूल करना चाहिए दोनों को। फलस्तीन को अपनी 48% देनी चाहिए, उनको अपनी 42% देनी चाहिए। कोई जो है किसी को जो है वो नहीं है कि पूरी तरह कब्जा करे, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, दोनों को जो है। और वो फाइट तो कर रहे नहीं है ना सब, अगर वो फाइट वहां से कर रहे तो ये यहाँ से कर रहे। एक बात और भी, हाँ ना, यही बात मैं अभी कहने वाला था कि एक बात उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जिधर भी होता है टेरर अटैक हो या एक दूसरे कंट्री से लड़ते हैं वो लोग, तो जो इसमें सिविलियन ही जाते हैं। ये सारा जो है जो यूरोप है उन्हीं के कारनामे हैं, अपने हथियार भेजने के लिए सब कुछ करते हैं। तो ये कि सोच समझ के काम करे, कोई जो है फाइट ना करे। हालांकि इसराइल को जो नुकसान पहुंच रहा है इकोनॉमिकली, अगर आपको पता हो, उनका एक जो मिसाइल होता है वो बहुत ज़्यादा डॉलर्स पे होता है, और हमास के पास जो मिसाइल है वो सिर्फ बहुत ही वो जो लोकली बन रहे हैं वहाँ पे। तो जो नुकसान इसराइल को पहुंच रहा है वो उनको नहीं पहुंच रहा है, लेकिन हाँ वहाँ पे जो नुकसान पहुंच रहे हैं वो आम लोगों को पहुंच रहे हैं। तो इस वजह से जो है इनको जो है रुकना चाहिए, सही तरह सोचना चाहिए। सोल्यूशन जंग नहीं है, ठंडे दिमाग सोचना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी वीडियो थी, हमें बहुत पसंद आ गई। उम्मीद है सब वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल वन एक्टर्स, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। लाइक भी जरूर क्या करें ताकि मैं पता चले आपको सपोर्ट मिल रही है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।